हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th की फिजिक्स का लेसन नंबर 1। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब पर डिस्कस करेंगे हम लोग आज। और एक एक क्वेश्चंस कई कई बार पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हैं लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो कम टाइम है, तो जितना एसेंशियल है, जितना ज़रूरी है, उतने की बात करेंगे और उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदु आवेशों के बीच आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप में लिखना है। ठीक, तो कूलाम का नियम जैसे कि आप सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा कि कूलाम का नियम क्या है। आवेशों को लेकर कूलाम का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार है। कूलाम ने बताया था कि अगर दो आवेश हैं, ठीक, दोनों आवेश अगर स्थिर हैं, एक आवेश मान लो Q1 एंड द सेकेंड इज Q2, Q1 फर्स्ट एंड Q2 इज सेकेंड। अगर दोनों के बीच की दूरी को हम r मान लें, दोनों के बीच की दूरी r मान लें, ये Q1 है, ये Q2 है, तो कूलाम ने बताया कि जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, हालांकि अभी हम आवेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आवेश क्या है। आवेश मतलब ये समझो कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स खूब ज़्यादा भरे पड़े हैं, और उस पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन की कम होने की संभावना जो होती है, इलेक्ट्रॉन का कम होना या इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने को हम उस वस्तु का आवेश कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे उसका उतना आवेश होता है। ठीक, जैसे किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर +2 आवेश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, +2 आवेश, +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उस पर -2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह है मतलब माइनस जो चिन्ह होगा वो अधिकता को दिखाएगा इलेक्ट्रॉनों की, और जो प्लस चिन्ह होगा वो इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाएगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं, और आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q द्वारा। Q बराबर Ne होता है। Ne का मतलब होता है किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा वो वस्तु कितना आवेशित है, हम इस बात की जानकारी लगा सकते हैं। जैसे किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसका मतलब यह है कि इस पर कितना आवेश है, तो Q बराबर Ne से हम पता कर लेंगे। N इंटू ए, एन का मान कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, और E का मान है 1.6 × 10⁻⁹। तो Q का मान हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि इसी कूलाम, इस पर हम चलते कूलाम के नियम पर। तो कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने ये कहा कि अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन है वो स्थित है, तो स्थिर है मतलब एक ही जगह पर फिक्स है, और उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, देखो जो अगर दोनों आवेश हमारे समान हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, अगर दोनों विपरीत हैं तो आकर्षण बल लगता है। जैसे कि विपरीत में क्या, ये प्लस ये माइनस हो जाए, या ये माइनस ये प्लस हो जाए, और समान में क्या, ये दोनों प्लस हो जाए दोनों माइनस हो जाए। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, जो F होता है, वो इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब दोनों आवेश जितना ज़्यादा होंगे बल भी उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक, और दूसरा क्या बताया इन्होंने कहा कि जो दोनों के बीच की दूरी होगी उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा बल। मतलब क्या कहने का, मतलब ये कहने का कि जितना ज़्यादा बल होगा उनके बीच बल उतना कम होगा। ठीक, ये बात हो गई। तो ये फर्स्ट हो गया एंड दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन r² हो जाता है। तो F इज इक्वल जब करते हैं तो 1/4πε0 हो जाता है, एंड Q1 Q2 अपन r² हो जाता है। ये तो आ गया बल किसके बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की बात हो गई ये। ठीक और एक बात ये आया है निर्वात में, मतलब ये दोनों आवेश रखे हैं, निर्वात में रखे हुए, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा इतना होगा। अब अगर हम कोई माध्यम में रखा गया तो उसकी अगर बात करेंगे तो उसकी बात हम अभी आगे करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो मैंने पता किया है के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप में लिखिए। मतलब ये जो हमने सिस्टम बनाया है इसको वेक्टर रूप में प्रदर्शित करना है, और हमको ये जो मान निकालना है ये वेक्टर रूप में निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। ठीक, यहाँ पर Q1 है Q2 है, और इन दोनों की दूरियां, कोई एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया z अक्ष, z x और y अक्ष। ठीक, अब मूल बिंदु से दोनों आवेशों की जो दूरियां हैं वो r1 और r2 है क्रमशः, ये r1 है और ये r2 है। ठीक, अब r1 का जो
सदिश होगा वो R12 सॉरी Q1 का जो सदिश होगा Q2 के सापेक्ष वो R12 और Q2 का जो सदिश होगा Q1 के सापेक्ष वो R21 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हालांकि R12 मतलब R12 मतलब होता है मोड में R1 माइनस R2, और ये मोड है, मोड का मतलब होता है जब भी कोई संख्या मोड के अंदर होती है तो बाहर निकलती है तो प्लस में आ जाती है। और R21 का मतलब क्या हो जाएगा, मोड में R2 माइनस R1। ठीक, इतनी बात होती है। R12 या R21 का मतलब यह होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले बल की बात कर लेते हैं। इसको इधर हम मिटा दे रहे हैं। Q1 पर बल, Q1 पर बल किसके कारण लगेगा, Q2 कारण। ठीक है, तो Q1 पर जो इसका जो इसका सदिश Q1 का स्थित सदिश किधर है, स्थित सदिश है R12। ठीक है, Q1 का स्थिर सदिश है R12, तो F12 निकालेंगे। F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि दोनों के कारण बल लग रहा है आपस में, तो Q1 Q2 अपान R की जगह पर लिखेंगे R12 का स्क्वायर और इनटू में R12 का कैप। R12 कैप का मतलब क्या होता है कि जो स्थित सदिश है R12 का स्थित सदिश, ये का एकांक सदिश है। ये R12 का एकांक सदिश मतलब जो Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश R12 है, इसका एकांक सदिश है R12 कैप। ठीक है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपान मोड में R1 माइनस R2 और मोड लगा दो स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब हम बात करेंगे Q2 पर बल, जब Q2 पर बल निकालेंगे तो क्या करेंगे, F21 करेंगे। F21 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मोड में, देखो अब यहाँ पर 2 आना ना, तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर और इंटू R21 कैप। ठीक, इतनी बात हो गई। अब इन दोनों से ये पता चल रहा है कि जो R12 है ये R21 का बराबर और विपरीत है। R12 R21 का बराबर और विपरीत है, इसलिए जो F होगा, जो F12 होगा वो भी बराबर और विपरीत होगा F21 का। ठीक, ये हो गया हमारा न्यूटन के नियम का सदिश निरूपण। तो न्यूटन के नियम का सदिश निरूपण हम इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं, ये देखिए 2016-2017 में पूछा गया और इसके पहले भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक k हो सकता है, तो जो k का मान है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कब, किसी विद्युत रोधी माध्यम के लिए जो परावैद्युतांक k का मान होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक, विद्युत रोधी मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर के परावैद्युतांक की अगर बात मैंने की है, तो परावैद्युतांक है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। परावैद्युतांक, जैसे कि मैंने कहा था कि जब दो आवेश किसी निर्वात में रखे होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये होता है। लेकिन अगर वही दोनों आवेश, जब मैंने कूलाम के आवेश की बात की थी, ठीक, जब मैंने कूलाम के नियम की बात की थी तो उसमें कहा था कि दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए हैं। अब अगर वही आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो F की जगह पर FM हो जाता है, और फिर जो वहां पर एप्सिलॉन नॉट था 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर k हो जाएगा। ठीक, देखो जो ये यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था, जो कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की विद्युतशीलता थी, निर्वात की विद्युतशीलता थी। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 × 10⁻12। ठीक, ये मान होता है। अब देखिए यहाँ पर जो F किसका था, निर्वात का था, FM क्या था, माध्यम में जब आवेशों को रखा गया था तो उसके बीच जो बल लगा था उसकी बात हो गई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा K है वो क्या है, K क्या है, परावैद्युतांक। अब इसका अगर मान हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को। दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट डिवाइडेड फ्रॉम सेकंड कर देंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, ये वैल्यू इससे खत्म, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से खत्म, मतलब बचा क्या, F/FM
इज इक्वल टू, ये बचा 1/ε0 और नीचे बचा 1/ε k। ठीक, इस एप्सिलॉन के का गुणा ऊपर 1 में हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, F/Fm इज इक्वल टू ε/k/ε0 बचेगा। अब मान लें कि जो बल है निर्वात में और माध्यम में दोनों इक्वल हैं, ठीक, तो क्या आएगा हमारी वैल्यू, ε/k/ε0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब यहां से अगर k बराबर निकालें तो ε0/ε हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन ये k इक्वल टू ε/ε0 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी माध्यम का परावैद्युतांक बराबर 8.85 × 10⁻12 और बाई में एप्सिलॉन। ठीक, यहाँ पर हम माध्यम का परावैद्युतांक प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक, तो k की बात हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं दो बिंदु आवेश। देखिए ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसी क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरह के टॉपिक पर या फिर इसी मेथड पर बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस को आप रिपीट करके जाएंगे तो उसमें से श्योर है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। अब दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए। देखो यहाँ पर माध्यम क्या हमारा वायु है, ठीक है, निर्वात नहीं है, वायु माध्यम दे रहा है। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कार्य की आवश्यकता क्या होगी। तो सबसे पहले देखो गिवन वैल्यूज क्या है, गिवन क्या है, दो बिंदु आवेश है, तो दो बिंदु आवेश मतलब कि दो बिंदु आवेश किसमें थे, कूलाम के नियम में थे। ठीक, तो जो Q1 दिया गया दो बिंदु आवेश, तो पहला बिंदु आवेश Q1 बराबर 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम दिया गया है, 8 माइक्रोकूलम है, लेकिन माइक्रोकूलम में हमको चाहिए नहीं, कूलाम में चाहिए, तो माइक्रो को हम लिख देंगे 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो की वैल्यू ही इतनी होती है, 10⁻6 होती है माइक्रो की वैल्यू। तो Q1 का मान इतना आ गया। Q2 की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 12 माइक्रोकूलम। तो 12 माइक्रोकूलम को भी जब हम चेंज करेंगे तो 12 × 10⁻6 आ जाएगा कूलम में। ठीक, अब इसके बाद कह रहे हैं कि एक दूसरे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं, तो R का मान कितना है, मतलब दोनों जो आवेश रखे हैं Q1 Q2 इनके बीच की जो दूरी R है ना वो दी गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। ठीक, तो मीटर में चेंज करेंगे 10 × 10⁻2 हो जाएगा, इतनी बात आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। W बराबर हमको फाइंड आउट करना है और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। W बराबर बल F और गुणे विस्थापन, कितना विस्थापित हो रहा है। तो अब हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आवश्यकता क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी F की, और हमको D वैल्यू दी गई है कितनी, 6 सेंटीमीटर, मतलब कि गुणे 6 × 10⁻2 हमको पता है डी की वैल्यू। इसको मैंने -2 इसलिए लिखा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में चेंज किया है। लेकिन एफ की वैल्यू हमको निकालनी, एफ की वैल्यू किससे निकालेंगे, ये जो गिवन वैल्यूज हैं 1/4πε0 Q1 8 × 10⁻6 और Q2 12 × 10⁻6 और पूरे का बटे R², R बराबर 10 × 10⁻2, ठीक है, का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी एफ की। देखो ये यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो है इतनी वैल्यू तो आपका कूलाम का नियम है 1/4πε Q1 Q2/R², ठीक है। और इसके बाद में इनटू में डी दिया गया है इधर, ठीक है, इनटू में डी हमने इसलिए रखा क्योंकि हमको W फाइंड आउट करना है। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 5.8 जूल आएगी और यही हो जाएगा आपका आंसर, मीन्स इट विल बी राइट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में कहा जा रहा है 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतने हैं, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखो इसमें क्या है ना कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको तो साथ में बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ में उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला तो हम बता सकते हैं, बता देंगे, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, इन सबको भी हम जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि रिवाइज भी होता रहे हम लोगों का और क्वेश्चंस भी सॉल्व होते रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में 3 चीजें आती हैं, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव और आघूर्ण 2 चीजें आती हैं, ठीक है, हाँ 3 चीजें भी कह सकते हो, वैद्युत आता है और द्विध्रुव आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो वैद्युत मतलब होता है आवेश, आवेशों के दो ध्रुव, दो आवेशों को बनाकर ध्रुव मान लिया गया है। तो एक आवेश ये है हमारा, एक आवेश ये है, इसको मान लो -Q और इसको मान लो +Q, ठीक, और इनके बीच की दूरी को मान लो 2L ही मानेंगे, ठीक है, और ये मध्य बिंदु हो गया।
तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कैसी, इससे ये पूछी जाती है कभी कभी, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है। तो जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, देखो ये भी क्यू है ये भी क्यू है, बस ये माइनस और ये प्लस है, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, अल्प दूरी मतलब 2l दूरी, ठीक, अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाला जो निकाय है, ये जो निकाय बना है, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव के किसी एक आवेश को ले लो, दोनों बराबर, किसी को भी ले सकते हो, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मतलब P = 2q, और इसको P से प्रदर्शित भी करते हैं। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P = 2q। इसका मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक होता है कूलाम, और 2 का कोई मात्रक नहीं होता, और L का मात्रक होगा मीटर, ठीक है। तो P का जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। इसकी विमा भी निकाल सकते हो, ठीक, निकालना चाहो तो। विमा पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि कोई भी डाउट ना हो आपको विमा निकालने में, ठीक। और तो मैं भी उसको आप देख लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। दोस्त हैं या फिर जो भी हैं आपके सगे संबंधी, उनके पास ज़रूर वीडियो सेंड कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, और सपोर्ट कीजिए अपने चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, अब ये इसी का हम यूज़ करने वाले, P = 2ql, ठीक है, इसी का यूज करने वाला है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, जैसे मैंने डिफिनेशन बताया ना, सेम वही चीजें बता रहे हैं कि 2 माइक्रोकूलम, तो Q बराबर कितना दिया गया है, 2 माइक्रोकूलम, बट वी डोंट नीड माइक्रो, हमको डायरेक्ट लिखना 2 × 10⁶ कूलम, -6 कूलम, ठीक, हम यही लिखेंगे, माइक्रो की हमको आवश्यकता नहीं होती है। और उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, दूरी में L नहीं लिखेंगे, दूरी, पूरी दूरी को मैंने कितना माना, 2L। अब यही गलती होती है बच्चों से कि वो क्या करते हैं कि दूरी को L मान लेते हैं और बाद में उसको 2QL मतलब कि 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं करना, ये कुल दूरी बता रहा है, तो कुल दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 × 10⁻² लिखेंगे मीटर में, क्योंकि मीटर में चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फाइंड आउट करना है, तो हम चुपचाप P = 2L × Q या Q × 2L लिख देंगे। P बराबर 2L की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻², और Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻6, गुणा कर दो भाई। P बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 × 10⁻8, क्या, कूलाम इंटू मीटर, ठीक। इसका हो जाएगा कूलाम और इसका हो जाएगा मीटर, तो ये हो गया मात्रक और ये हो गया मान इसका। इट मीन्स दिस इज राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो सारे क्वेश्चंस देखे बिना जाइएगा नहीं, और अच्छे समझ ही लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट लेसन का है, और मैं भी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इस लेसन में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं, उनके मैं बात करूंगा। और फिर इसी तरह से हम लोग पर लेसन, पर न्यूमेरिकल लेसन, और इस तरह से टोटल सेशन कंप्लीट करेंगे, और आपको अच्छा मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को उसके लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं है, हमारे वीडियोज लगातार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ, और अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी जो ज्वाइन कर सकते हैं, सेम जो MD पाठशाला 1998 नाम से, पाठशाला 1998 इसी नाम से आपको मैं हर जगह मिल जाऊंगा, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे गूगल है, गूगल पर भी सर्च करेंगे आ जाऊंगा मैं, और चाहे यूट्यूब है, ठीक है, सब पर मैं इसी नाम से मिलूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित कोई एक निश्चित दूरी है, ठीक, कोई एक निश्चित दूरी है, और निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर, मतलब एक निश्चित दूरी है r में मान लेता हूँ, धातु के दो गोले हैं और दोनों गोले आवेशित, पहला आवेश +4q के बराबर है, मतलब पहले गोले पर जो आवेश है वो +4q है, और जो दूसरा गोला है इस पर जो आवेश है -2q है, ठीक। तो इसमें तो दो आवेश हमको दिया गया है, Q1 इतना है और Q2 इतना दिया गया है, R वर्ग की जगह पे R दिया गया है, और कह रहे हैं गोलों के बीच जो आकर्षण बल है ना वो F दिया गया है। तो हम फार्मूला लगाएंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 = 4q और Q2 = 2q, ठीक। जब देखो बल निकालते हैं तो वहाँ पर प्लस माइनस हम नहीं रखते, बटे में r² ऐसे रख देंगे, ठीक, इसको ऐसे रखने दो। F = कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, ठीक है, 1/4πε0 का मान कितना होगा, 9 × 10⁹ लिख देता हूँ मैं, और गुणे में 4 दूनी 8, Q और Q मिलके बनाएंगे Q², ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा
आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, दिस इज एफ। अब ये कह रहे हैं कि यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर आर पर उनके बीच बल क्या होगा। ये तो बल इन्होंने दे दिया है कि हाँ एफ बराबर कितना है 9 गुणे 10⁻9 और गुणे में 10⁹ और गुणे में 8 क्यू स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर, इतना तो दे दिया इन्होंने। लेकिन कह रहे हैं कि अगर दोनों गोलों को हम स्पर्श करा दें तो स्पर्श कराने के बाद क्या होगा, स्पर्श कराने पर दोनों गोलों पर आवेश बराबर हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं कि गोलों को इतने इतने आवेशित हैं, गोलों को स्पर्श कराकर दूर रख देते हैं, फिर उनके बीच में बल कितना होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श कराने पर जो बल ये आवेशों का मान होगा दोनों पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब आवेशों का मान बराबर हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए औसत निकाला जाता है। ठीक, तो पहले गोले पर कितना है 4Q, दूसरे गोले पर कितना है 2Q। ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ी सी बात को ध्यान देना है, गलती नहीं होनी चाहिए। पहले पे आवेश कितना है +4Q, ठीक, और प्लस दूसरे आवेश कितना है -2Q। अब औसत निकालते हैं तो कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग इतना हो गया हमारा और कुल संख्या इतना हो गया, तो औसत आवेश निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों घट जाएगा आपस में, तो 2Q/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना माना जाएगा Q। तो एक पर कितना है Q है, मतलब इस पर कितना बचा, इस पर बचा Q और इस पर भी बचा Q। स्पर्श कराने के बाद दोनों पर बराबर मात्रा में Q आ गया, ठीक, Q2 नहीं Q है, ठीक, दोनों पर बराबर मात्रा में आ गया, तो इस पर हम F निकाल लेते हैं। अब F का मान कितना होगा, F डैश मान लेते हैं, तो 9 गुणे 10⁻9, ठीक, और गुणे में Q1 Q2, मतलब Q और Q को गुणा करेंगे Q स्क्वायर हो जाएगा, बटे में R स्क्वायर कितना होगा, देखो Q1 Q2 रखेंगे तो Q1 Q2 मिलके क्या कर देंगे, Q1 Q है और Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, बटे में R उतने ही है, दूरी उतनी ही है, तो F डैश कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम F अपान F डैश निकाल लेते हैं, राइट। तो F अपान F डैश जब निकालेंगे तो 9 × 10⁻9 और इंटू 8Q स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर और पूरे का बटे 9 × 10⁹9 इंटू Q स्क्वायर और बाई में आर स्क्वायर, ठीक, जो भी है खत्म, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये Q स्क्वायर, ये Q स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये स्क्वायर खत्म। मतलब F अपान F डैश कितना आ गया, F अपान F डैश इज इक्वल टू 8 आ गया, मतलब कि आएगा कितना, F इक्वल टू कितना आ जाएगा 8F डैश आएगा। इसका मतलब क्या है कि संपर्क कराने से पहले जो गोलों के बीच आवेश था वो संपर्क कराने के बाद, संपर्क कराने से पहले गोलों के बीच जो बल था वो संपर्क कराने के बाद के बल का 8 गुना है। मतलब पहले कितना था, ज़्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। F इक्वल टू 8F डैश हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं तो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q रखा जाता है, यदि 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा तो Q का मान बताओ। इनके सिंपल से कहने की बात यह है कि अगर एक आवेश यहाँ पे है जिसका मान Q है और दूसरा आवेश यहाँ पर है जिसका मान भी Q है और इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर इन्होंने Q रखा है, तो ये कह रहे हैं Q का मान कितना होना चाहिए ताकि ये सब संतुलित में रहे, ठीक। तो हमको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है कि संतुलन में तभी रहेगा जब सबके बीच बल बराबर हो, मतलब इसके भी बीच बल जो है बराबर होना चाहिए, इसके बीच बल बराबर होना चाहिए और इसके बीच बल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी मान लेते हैं R, ठीक, और Q इन दोनों के बीच दूरी कितनी होगी, आधी, इसके बीच दूरी कितनी होगी, आधी। तो हमने अभी कहा कि सबके बीच बराबर बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले हम Q और Q के बीच बल निकाल लेते हैं, तो पहले हम F निकाल लेते हैं, ठीक। तो जब F निकालेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4πε0, Q स्क्वायर हो जाना है, Q मिलके, ठीक है, और आया R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब जब हम F निकालेंगे इनके बीच तो इसको F डैश कर दो, 1/4πε0 Q इंटू Q स्क्वायर, ठीक, Q इंटू Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, Q इंटू Q होगा ये। देखो ये दोनों बात समझ में आई, इसमें 1/4πε0 Q1 Q2 तो दोनों सेम था तो Q स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसके बीच में निकाला जा रहा है तो Q और Q बटे R/2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब ये दूरी कितनी रहेगी, आधी रहेगी, ठीक। अब मैंने कहा दोनों बल बराबर हैं, दोनों बलों को बराबर कर दो, मतलब 1/4πε0 Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर और बराबर में 1/4πε0 Q कैपिटल Q और बट्टे में R²/4, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, अभी 1/4πε0 खत्म हो जाएगा, तो Q स्क्वायर
बाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये कितना है Q इंटू कैपिटल Q है, और बटे में देखो ये वाला 4 ना ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इंटू में 4 यहीं रहने वाला है और नीचे आर स्क्वायर ऐसा रहेगा, ठीक। अब ये आर स्क्वायर इससे खत्म हो गया, एक Q से एक Q खत्म हो गया, मतलब कैपिटल Q बराबर कितना बचेगा 4Q। अब हमको हालांकि हमको स्मॉल Q का मान निकालना है, तो स्मॉल Q बराबर कितना हो जाएगा 4 इस पार आ जाएगा, तो कैपिटल Q बाई 4 आ जाएगा, लेकिन ये मान आएगा माइनस में, इसका मान किस में रखना पड़ेगा हमको माइनस में, तभी ये संतुलन में रहेगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई, ओके। था अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर में ये छोटा सा क्वेश्चन है कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था आवेश क्या होते हैं, Q बराबर N होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो Q बराबर आवेश निकालना है, तो Q फार्मूला यही है, आवेश निकालना होगा तो Q बराबर Ne रखेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12.5 गुणे 10⁻18 और गुणे में E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम में। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा, ठीक। गुणा कर देना, Q बराबर 12.5 गुणे 1.6 और फिर गुणे में 10⁻18 10⁻−19, ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में घट जाएगा, तो -1 आएगा, क्योंकि एक तो आना ही है घट के, लेकिन ये माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉलम में हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी देनी है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये यही क्वेश्चन है, बस अथवा करके इसको दे दिया, ठीक। और देखो कितनी बार पूछा गया, 14, 12, 14, 11, 8, 5, 2017, 2007, कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो एक समान विद्युत, और सुनिए मैं अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, जो अभी रिसेंटली क्वेश्चंस जो पेपर्स हुए हैं पिछले साल के या उससे पहले 1-2 साल के, तो उन क्वेश्चन पेपर को मैं लेके आने वाला हूं, ताकि आपको वो समझ में आ सके कि इसका लेवल क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्लास 12 में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, जिसमें भी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, नहीं तो फिर जानकारी नहीं मिल पाएगी तो आप लेट हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और कब बनता है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। जैसे कि देखिए एक +Q आवेश है, ठीक। +Q आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और -Q की ओर जाती हैं। +Q आवेश से बल रेखाएं निकलकर -Q की ओर इससे निकलेंगी +Q से, ठीक। तो मैं एक +Q आवेश यहाँ ले लेता हूँ और +Q से बल रेखाएं निकल रही हैं। मैं मान लेता हूँ कि छोटा सा पार्ट ले रहे हैं जिसमें बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। हालांकि जो बल रेखाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं, वो वक्राकार बल रेखाएं होती है, लेकिन मैं इसमें छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, तो वो जो वक्राकार स्थिति है ना, इसकी नेग्लिजिबल मानी जाएगी। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किसके कारण है, +Q के कारण, और दिशा किधर है, इधर को है, ठीक है, दिशा इसकी इधर को है। तो मैं यहाँ पे दिशा इसकी दिखा दे रहा हूँ। इसी वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ, वैद्युत द्विध्रुव जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है और कैसे बनता है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का एक सिरा होता है पॉजिटिव, ये मान लो +Q, और एक सिरा होता है नेगेटिव, दिस इज -Q। अब देखो ये जो +Q है, इससे पहले मैंने ये भी बताया है कि अगर समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, इधर को F2 मान लो, इस पर इधर को बल लगेगा F1 मान लो। तो जो ये +Q आवेश है ये क्या करेगा कि ये जो द्विध्रुव है इस वैद्युत द्विध्रुव को इसके समांतर लाने की कोशिश करेगा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेगा। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को अपने समांतर लाने की कोशिश करता है, ठीक। अब यहां पर हमको निकालना क्या है, हमें पता करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बलयुग्म आघूर्ण दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर बलयुग्म क्यों कहा जा रहा है,
युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो बलों का जोड़ा लग रहा है। एक ही वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं F1 और F2, और यही बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बल युग्म का आघूर्ण होता है या बल आघूर्ण होता है, तो बल आघूर्ण की डिफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि किसी एक बल और दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ये थोड़ा बहुत क्रिया रेखाओं के बीच दूरी, ये थोड़ा बहुत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरह ही लगता है। जैसे कि वहां पे जब P बराबर किया गया था तो किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी किया गया था, वैसे यहाँ पर किसी एक बल और दोनों बल के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, देखो ये दोनों चीज लगभग समान लग रही है, ठीक। तो हमने इसको फिलहाल पहले बताया। तो यहाँ पे बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं, बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल टू बल मतलब होता है F और इनटू में क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है जी, ये है हमारी क्रिया रेखा के बीच दूरी, ठीक। क्रिया रेखा के बीच दूरी ये क्या है, दिस इज 2l, हमको पता है। यहाँ पे मान लो थीटा है, तो अगर हम यहाँ पर एक चीज मान लेते हैं, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे गढ़। लंब क्या है यहाँ पर, इसको हम a कह दें, इसको n कह दें, इसको b कह दें, तो लंब a n अपान कर्ण क्या होगा, कर्ण विल बी 2l। अब a n अपान 2l मतलब क्रिया रेखा के बीच की दूरी a n कितनी हो गई, a n विल बी इक्वल टू 2l साइन थीटा, राइट, 2l साइन थीटा। तो क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l साइन थीटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q, ये भी फार्मूला होता है। यहाँ से अगर F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो F इज इक्वल टू ई क्यू हो जाएगा, ठीक। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू, मतलब F की जगह पर हम एक वैल्यू और रख सकते हैं, और वो क्या है, ई क्यू और इनटू में 2l साइन थीटा। यहाँ पर एक नया फार्मूला बन रहा होगा 2ql, जो कि किसके बराबर है, P के। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, दिस विल बी ये फॉर्मूला, ठीक। कि ये किसके लिए है, बल आघूर्ण, वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र हो गया ये। यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि टाउ मैक्स कब होगा, तो टाउ मैक्स डिपेंड करता है कि थीटा कितना है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टाउ विल बी इक्वल टू पीई, ठीक। मतलब इस स्थिति पर टाउ मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब टाउ मिनिमम कब होगा, टाउ मिनिमम तब होगा जब थीटा विल बी इक्वल टू 0, ठीक। जब थीटा 0 तो साइन 0, साइन 0 का मान 0, और फिर पूरा क्या हो जाएगा 0। टाउ मिनिमम कितना होता है, 0, किस एंगल पर, थीटा 0 पर। ये भी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये पूरी हो गई चर्चा, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया ये, ठीक। और इसको जब भी आप फिगर बनाइएगा तो इस फिगर के बारे में जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको आप जरूर लिख लीजिएगा, उसके बाद ये पूरा डेरिवेशन कर दीजिएगा, फटाक से हो जाएगा, एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक। और ये क्रिया रेखा के बीच की दूरी 12 साइन थीटा कैसे निकालना है ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके समद्विभाजक लंब अथवा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2010, 8, 9, 10, 17 सब में पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, और वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि पता है माइनस क्यू और प्लस क्यू होता है, देन दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ठीक। एक मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ, और मान लिया मैंने कि मध्य बिंदु से, देखो इसका अक्ष क्या है, ये किस एक्सिस में है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये है प्रिंसिपल सॉरी एक्स एक्सिस में है, ठीक। तो इसका निरक्ष किधर होगा, वाई एक्सिस में। तो कह रहा है कि इसके निरक्ष में स्थित कोई बिंदु, निरक्ष में स्थित मैंने एक बिंदु भी मान लिया, और इस बिंदु की दूरी मैंने मान ली कितनी, r। हालांकि हमको पता है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2l होती है, इसलिए आधी दूरी कितनी, l, और आधी दूरी कितनी, l, आधी दूरी l, और इधर की भी आधी दूरी l, ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर कौन है, यहां पर बैठा है हमारा P, इस बिंदु पर P बैठा है, और इस पर मान लो P बिंदु पर कोई एक आवेश है जो कि प्लस Q है, ठीक। प्लस Q आवेश बैठा है, तो प्लस Q के कारण प्लस Q पर बल लगेगा
रिफ्लेक्शन का, प्रतिकर्षण का, और प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू पर बल लगेगा आकर्षण का। ठीक, इसको एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, इसको इधर मिला दो, शिट, इसको इधर मिला दो। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको मैं इधर फिगर में बना के समझाऊँ अगर, तो ये हो गया हमारा E1। देखो ये क्या है, ये है हमारा E, ठीक, टोटल E। ये क्या है, E1 साइन थीटा, और ये क्या है, E2 साइन थीटा, राइट। ये क्या है, E1 कॉस थीटा, एंड दिस इज E2 कॉस थीटा। इतनी बात हो गई। ठीक, अब कह रहे हैं कि कुल क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है, सॉरी एफ अपान क्यू होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, या फिर इसी से एक और आता है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला भी होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हम इसी फार्मूले का यूज करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, किस पर, बिंदु P पर। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। इससे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, वैद्युत मतलब होता है आवेश। तो मान लो कोई आवेश माइनस क्यू यहाँ पे रखा है, तो माइनस क्यू के चारों ओर ना एक इसका क्षेत्र बन जाएगा। इसके अंदर कोई अगर दूसरा आवेश आएगा तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा वो। ठीक, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये कैसे पता करेंगे, ये ऐसे पता करेंगे कि वो जो आवेश आ रहा है ना, उस आवेश पर कितना बल लग रहा है। मतलब ई जो है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, जो आवेश लाया जा रहा है उस आवेश पर कितना बल लगा रहा है ये क्षेत्र, वही इस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस डेरिवेशन को हम देखते हैं। एक एक लेकर चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो E इज इक्वल टू होगा, E1 निकालेंगे, राइट। दिस इज E1 एंड दिस इज E2, राइट। तो E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो E1 क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, इसी को E1 मान लो भाई, और इसको E2 मान लो। ठीक, अब E1 क्या होगा, E1 cos थीटा होगा, E1 cos थीटा होगा, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 क्यू अपान। अब एक बात, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है नहीं पता है। यहां से यहां तक की दूरी r है और ये है l, ये लंब है, ये आधार है, और यहाँ पे एंगल 90। तो समकोण वाला त्रिभुज का फार्मूला लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण कितना है, इतना, तो लंब स्क्वायर मतलब कि r का स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हो जाना। ठीक, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो और यही दूरी इधर की, यही दूरी इधर की भी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस क्यू करोड़ जब निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो E1 जो है इसको जब घटक में तोड़ेंगे तो E1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट आर स्क्वायर एंड प्लस एल स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, राइट, इंटू कॉस थीटा। ऐसे रहने दो। अब अगर हम E2 पे चलते हैं तो E2 के साथ भी क्या होने वाला, E2 cos थीटा 1/4πε0 एंड Q अपान अंडर रूट। देखो मैंने ये बताया कि E और F जब निकालते हैं तो आवेश के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पर E1 E2 cos थीटा मैंने निकाल लिया। ठीक, अब अगर हम साइन की बात करें तो साइन हम इसलिए नहीं निकालते क्योंकि जब साइन की बात करेंगे देखो दोनों वैल्यू सेम आई कि नहीं, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है। अब जो कॉस वाले ये जो घटक हैं, ये क्षैतिज घटक हैं। क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक आपस में घट जाएंगे। मतलब अगर हम साइन वाली वैल्यू
फाइंड आउट करते तो साइन वाली वैल्यू को अगर हम घटाते तो दोनों देखो समान आई है, खत्म हो जाती, जीरो आ जाती। हमको पता है कि जीरो हो जाएगा, इसलिए हम ऊर्ध्वाधर घटक को छोड़ ही देते हैं, इसको ज्ञात ही नहीं करेंगे। इसलिए हमने क्या निकाला, केवल और केवल क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक क्या होता है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, E1 प्लस E2 फाइंड आउट कर लेते हैं। E इज इक्वल, E1 इज इक्वल टू हाउ मच, देखो कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहाँ से ये स्क्वायर दिखा रहा है और ये वाला और ये वाली अंडर रूट और इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर ये अंडर रूट खत्म कर देगा, ठीक। हमारे पास बचा क्या, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। और ये पूरे को, इस पूरे को हम ब्रैकेट लगा cos थीटा कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों में cos थीटा मैंने बाहर ले लिया। अब E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी एक है ये भी एक है, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। और इनटू में cos थीटा क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे घड़, लाल बटे का से जाओ देखोगे तो आधार बटे घड़, आधार कितना है, L है। यहाँ से देखो एक त्रिभुज ले लो, ये 90 एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे हम cos थीटा बराबर आधार बटे घड़ लगा सकते हैं। आधार कितना है, L है, ठीक। आधार और कर्ण कितना है, इतना है पूरा, तो आधार का मान कितना है L और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक। अब ये पूरी वैल्यू हमको E की मिल गई है, इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। अभी इधर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, मतलब 2QL, 2QL से कुछ याद आ रहा है, 2QL बराबर P होता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, ये कितना है, इस पूरे की पावर कितनी, इस पूरे की आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना है, एक, और इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल कितना है, अंडर रूट, अंडर रूट मतलब होता है 1/2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1, ठीक। और इनटू में 1/1 क्यों बचा, क्योंकि 2QL मिलके हो गए P, ठीक। ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट की घात 1/2 ही होती है, ठीक। इस पूरे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पूरे की घात 1/2 है क्योंकि अंडर रूट लगा है, और इस पूरे की घात 1 है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक। अब E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों जगह सेम चीज़ें हैं, तो अगर यहाँ पर अभी 1 होता, यहाँ पर 1/2 ना होता, तो एक एक मिलके स्क्वायर कर देता ना, ठीक। ऐसा समझ लो जैसे कि x होता है और इंटू एक्स होता है, इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो कितना x स्क्वायर, x की घात 2, वैसे यहाँ पर एक घात, यहाँ पे 1/2 घात, मतलब कहने की ये घातें जुड़ जाएंगी, तो जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है इसका होल पावर हो जाएगा 3/2, 1 और 1/2 मतलब 1.5, ठीक। तो 1.5 का मान कितना हो जाएगा, 1.5 का मान होगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो L है, ये जो L है दिस इज नेग्लेजिबल, ठीक है, बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, R की तुलना में बहुत छोटा है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसी चीज़ को भाई जोड़ना है, ठीक, किसी चीज़ को जोड़ना है, जैसे मैं कह रहा हूँ तुमसे कि 4 में जोड़ना है 0.000001, तो इसका क्या मतलब निकला, तो इससे अच्छा तो यही रहेगा ना कि 4 ही लिख दो, क्योंकि अप्रॉक्स में इतना आएगा, ठीक, 4 ही लिख देंगे। तो वही चीज़ है कि L इतना छोटा है कि R के साथ तुलना नहीं की जा सकती इसकी, मतलब R के साथ जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे R इज मच ग्रेटर देन L, तो इस तुलना में L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। अब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, और जब गुणा होगा तो 2 गुणे 3/2 आ जाएगा, ठीक। ये देखो 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 खत्म, मतलब r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा क्यूब में,
तो E will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and P upon R cube, right? This will be your formula. किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। समझ में आया? ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। ये अक्षीय स्थिति में कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। ये भी पूछा गया है 16, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 11, 12, 13, 14, 16, 17, ठीक, लगातार पूछा गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में मतलब ये है कि एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लो ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये -q एंड दिस इज +q। इन दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी? 2l ही होगी, ठीक, क्योंकि ये द्विध्रुव है। और ये हो गया मध्य बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है l, यहाँ तक मध्य बिंदु तक की दूरी l। और ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले बता ही दी है, ठीक, क्योंकि ये टोटल दूरी 2l होती है। तो बीचों बीच में है तो दोनों दूरी को मैंने आधा आधा बांट दिया, l इधर का और l इधर का, ठीक। अब इसके मध्य बिंदु से यहाँ से मान लो कि r दूरी पर, कितनी दूरी? r दूरी पर कोई एक बिंदु है P, r दूरी पर कोई एक बिंदु बैठा है। यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ तक की दूरी है r, ठीक। और r दूरी पर एक बिंदु P बैठा है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर भी +q ही बैठा है। अब +q बैठा है तो +q के कारण +q पर बल किधर को लगने वाला है? इधर को। तो E1 मान लो ये है, ठीक। -q +q को अपनी ओर खींचेगा मतलब बल किधर को लगने वाला है? इधर को। और लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ये हो गया हमारा E2, राइट। अब हम E1 और E2 को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए -q के कारण कौन है? -q के कारण है, पेन चेंज कर लेते हैं, -q के कारण, -q के कारण। जब -q के कारण हम देखेंगे तो -q के कारण -q के कारण कौन है? E2 है, राइट, क्योंकि E2 ही इफेक्टिव है, ठीक है। E2 पर प्रभाव पड़ रहा है -q के कारण। तो हम क्या निकालेंगे? E2। और हमको फार्मूला पता है, E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, ठीक। ये बेसिक फार्मूला E का। तो E2 निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² हो गया, ओके। लेकिन हम R नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर R इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि R होती है दूरी। और क्या दूरी R है? बिल्कुल नहीं है। दूरी कितनी है? कहाँ से निकाला जा रहा है? -q से। तो -q से जब निकालेंगे तो R तो दूरी खाली यहाँ तक है ना, केवल यहीं तक तो R दूरी है। इधर की दूरी तो हमने लिखी ही नहीं है। इधर की दूरी कितनी है? इधर की दूरी L, मतलब कि कुल दूरी कितनी हो गई? R + L का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालेंगे +q के कारण। जब +q के कारण हम आगे बढ़ेंगे तो +q के कारण किसके पास है? ये है, E1 है, ठीक। तो E1 will be equal to 1/4 pi epsilon naught and Q upon, अब हम R + L भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी कहाँ से? ये दूरी यहाँ से चाहिए, ठीक। और यहाँ से दूरी मतलब R में इतना हमको काटना पड़ेगा। R यहाँ से यहाँ तक है ना, तो R में से इतना काट दो इधर वाला। तो इधर वाला है कितना? L ही तो है। तो R - L लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? R - L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके, डन। देखिए यहाँ पर देखिए हम E1 और E2, जब हम टोटल E की बात करते हैं, टोटल E की जब बात करेंगे, ठीक, तो E1 और E2 को जुड़ना चाहिए था ना। लेकिन E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन किधर है? अलग अलग है। जब अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ें होती हैं तो वो आपस में घट जाती हैं। और घटती कैसे हैं? बड़ी से छोटी में। अब हमको बताओ, बड़ा ये या ये? नीचे का हर जिसमें छोटा होगा वो उतनी बड़ी संख्या। जैसे कि यहाँ मैं लिख दूँ 2/1 और यहाँ लिख दूँ 2/2, ठीक। अब बताओ बड़ा कौन है? बनेगा जिसमें का हर छोटा, तो इसमें का हर छोटा इसलिए ये बड़ा, इसमें का हर बड़ा इसलिए ये संख्या बड़ी, सॉरी ये संख्या छोटी। क्यों? क्योंकि 2 का यहाँ पर एक ही भाग कह रहा है और यहाँ पर 2 का 2 भाग कह रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस इज स्मॉलर देन दिस। ये क्या है? बड़ा है। तो नीचे किसका हर छोटा है भाई? नीचे माइनस है इसमें, इसलिए इसका हर छोटा है। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, मतलब E = कितना कर देंगे? E1 - E2, ठीक, E1 - E2। अब E = जो वैल्यूज गिवन है उनको मैं रखता हूं। E1 की वैल्यू दी गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
1/4πε0 एंड q अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस में 1/4πε0 q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों में देखो, ये वाला जो पूरा इक्वेशन है, ये वाला जो पूरा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस में q ऊपर कॉमन है, नीचे 4/4πε0 कॉमन है, राइट। देन e विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम 1/1 छोड़ो, q का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन q अपान 4πε0 विल बी कॉमन। तो क्या बचा, अंदर बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, एंड माइनस में 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। इसके आगे हम तिरछा गुणा करके इसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन थोड़े बड़े होते हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पेज कम पड़ जाता है, ठीक, नहीं तो भाई अलग से पेज इसमें जोड़ भी नहीं सकते, इसी में मिटाना उठाना पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, e इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। e इज इक्वल टू हो गया कितना, e इज इक्वल टू हो गया q/4πε0, ऐसे रख दो, q/4πε0, ठीक। और यहाँ इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर होना है, ठीक। मतलब अंदर किसका किधर गुणा, इसको भी मिटा देता हूँ। इसका गुणा इधर, मतलब कि r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, r माइनस एल का होल स्क्वायर और बटे में a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको भी मान लो, तो a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू q/4πε0, आगे का सॉल्व कर सकते हैं आप चाहें तो, मैं फटाफट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बस ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस में ये भी होगा और प्लस में 2rl। आई थिंक ये चीज़ें समझाने वाली नहीं है, ये समझ में आ गई होंगी। और बटे में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल एंड हियर यू विल फाइंड क्या मिलेगा, e इज इक्वल टू q/4πε0 एंड अंदर क्या मिलेगा, 2rl कितना हो गया 4rl, बटे में कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही है इसका कि l जो है बहुत छोटा है, तो l बहुत छोटा है तो r स्क्वायर को मैं छोड़ देता हूँ, मतलब सॉरी एल स्क्वायर को मैं छोड़ देता हूँ, जब एल स्क्वायर जाएगा तो माइनस भी चला जाएगा, ठीक। तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा हमारे पास। अब e इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/4πε0, क्यू का इधर गुणा कर दो, 2ql इंटू 2r बटे r⁴। क्यों किया सर ऐसा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको 2ql का फॉर्मूला बनाना था। यहाँ 4 को मैंने 2 गुणे 2 में तोड़ दिया, r और l है, q का गुणा इधर हो गया, ठीक। अब इस r से एक r खत्म हो जाएगा हमारा। e का मान कितना आ गया, e का मान आ जाएगा सर 1/4πε0, 2ql मतलब होता है p और p और 2 मिलके 2p/r, नीचे r की पावर कितनी बची, 3 अभी बची क्योंकि एक ही r कटा है, ठीक। ये आ गया आपका आंसर किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक। ये टोटल चीजें हैं, इसको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। फिर आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि दो स्वतंत्र बिंदुवत आवेश इतना इतने दूरी पर रखें, एक तीसरे आवेश का मान चिन्ह व स्थिति ज्ञात कीजिए, संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में हो। इसमें कहा जा रहा है, इसको शायद मैंने पीछे क्वेश्चन में बता दिया है क्या, आई थिंक मैंने बताया इसको, ठीक। तो देख लेना, अदरवाइज यहाँ पे क्यू मानना है और इधर क्यू मानना है और यहाँ पे क्यू मान लेना है, ठीक। और ये टोटल दूरी r मान लेना है बस। और हमको इन दोनों के बीच की दूरी, सॉरी इन दोनों के बीच लगने वाला बल बराबर इन दोनों के बीच लगने वाला बल, जब इन दोनों के बीच निकालेंगे बल तो r/2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच, दोनों को बराबर कर देना है। इसके बीच लगने वाला बल r दूरी के हिसाब से निकालना है, इसके बीच, इन दोनों के बीच लगने वाला बल स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच लगने वाला बल r/2 दूरी से निकालना है और दोनों को बराबर कर देना है, एक आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन,
विद्युत द्विध्रुवीकरण निरक्षीय स्थिति में, ये तो बताया मैंने अभी, रिपीट हो जा रहा है क्या। 13 विद्युत द्विध्रुव आकृति से क्या समझते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। 14 सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। हाँ, ये मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक, कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। एक्चुअली वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से या धन आवेश से चलने वाली वो काल्पनिक रेखा होती हैं जिस पर एकांक धन आवेश गति करता है। सिंपल सी बात है, जब बल रेखाएं धन से निकलेंगी तो उस पर धन आवेश ही गति करेगा। ठीक, एक आवेश यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, एक सॉरी ये माइनस है, दिस इज माइनस, ठीक, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो ये रेखाएं क्या करती हैं, प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू की ओर जाती हैं। ठीक, प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू में खत्म हो जाती हैं, प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू में खत्म हो जाती हैं। ठीक, कुछ इस तरह से ये है वैद्युत बल रेखाएं, और इन्हीं बल रेखाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। ये बल रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि ध्रुवों पर इनकी संख्या ज़्यादा है, और देखो इतने एरिया में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बल रेखाएं हैं, इतने एरिया में यहाँ पर खाली 3 बल रेखाएं हैं। तो ध्रुवों पर इनकी क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ध्रुवों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होती है। ये रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती हैं। कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि दोनों पे प्लस आवेश रहेगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और इनके प्रतिकर्षण के कारण ही इनकी जो इनका जो ये इनकी संरचना जो होती है वो वक्राकार होती है। ठीक, ये वक्राकार दिशा में होती है, प्लस से आके माइनस पे खत्म हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, और समविभव सतह के लंबवत क्यों होती हैं, दैट इज द रीजन। ये रीजन है कि ये समविभव सतह के लंबवत होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, अगर कोई सा भी डाउट है आपको देन यू कैन आस्क मी, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम भी मेरा सेम चैनल है इसी पर, MD पार्सल 1998, ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और क्या होता है ट्विटर और क्या होता है गूगल, सब पर मैं इसी से मिल जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, दो समान आवेश क्यू को जोड़ने वाले मध्य बिंदु आवेश क्यू रख दिया था, क्यू का मान बताइए, तीनों आवेशों की निकाय संतुलन में हो। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है, वहाँ पर 2 क्यू प्लस क्यू बड़े बड़े वाले रखे गए थे, अब यहाँ पर 2 क्यू स्मॉल वाले रखे जाएंगे। ठीक, और इनके रेखा पर ये कैपिटल क्यू रखा जाएगा इनके बीचों बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में लगने वाला बल और फिर इन दोनों के बीच में लगने वाला बल दोनों बराबर कर देंगे। बीच में लगने वाला बल तो निकाल ही सकते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कैपिटल आर मान लेना, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर मान लेना। देख लो, अच्छा थोड़ा सा सॉरी स्मॉल r/2 मान लेना। जब इनके बीच बल निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, इसको बराबर कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब सारे बल बराबर होंगे तभी ये संतुलन में रहेगा। ठीक, स्मॉल क्यू और इंटू कैपिटल क्यू अपान r/2 का होल स्क्वायर। ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये क्यू से ये क्यू खत्म। ठीक, अब यहाँ पे क्यू अपान आर स्क्वायर बचा है। ठीक, ये कैपिटल क्यू अपान r² हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये क्यू टू क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, क्या निकालना है, क्यू का मान, कैपिटल क्यू का मान, तो कैपिटल क्यू विल बी इक्वल टू Q/2, सॉरी ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, 4Q, तो कैपिटल Q/4 हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक, और भी माइनस में। ठीक, दिस विल बी आंसर। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है। 16 नंबर क्या, किसी आवेशित कण के भार को एक वायु क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा है। वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है, mg होता है सर। ओके सर, ठीक है, F इक्वल टू mg होता है। इसमें क्या कह रहा है कि आवेशित कण है कि भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। ठीक, तो इस बात को हमें अच्छे समझना है, ध्यान दीजिएगा। F इक्वल टू mg होता है, और दूसरा होता है E इज इक्वल टू F अपान क्या होता है, Q। ठीक, मतलब F अपान F इक्वल टू क्यू ई भी होता है। तो F इक्वल टू क्यू ई, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। जब दोनों को बराबर करेंगे तो mg इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, राइट। अब यही एक ऐसा समीकरण है जो कि इनको संतुलित करता है। ठीक, तो ये हो गई बात हमारी इसकी कि आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। इस प्रकार संतुलित करेंगे। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ये q क्या है, आवेश है, और कैपिटल E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, हाँ ये हो गया है। 18 नंबर,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर F/Q होता है, और इसका जो मात्रक होता है, F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका हो जाएगा मात्रक। ठीक, और इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला, इसको ऐसा परिभाषित करेंगे, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाया जाता है तो उस परीक्षण आवेश पर, जैसे कि यहाँ पे मान लो +Q0 कोई परीक्षण आवेश है, ठीक, अब यहाँ पर मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है -Q मान लो, तो इस किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल को उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मतलब E = F/Q0। ठीक है, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक और उसकी परिभाषा। बस इतने क्वेश्चंस हुए हमारे, और ये क्वेश्चन फर्स्ट लेशन के थे, और आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा और मज़े के साथ समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट हुआ, या फिर कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ, या फिर कोई क्वेश्चन आपका है जो मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम, ठीक है, या फिर इंस्टा पर, या कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ के आराम से पढ़ते जाइए, आराम से आपका बेड़ा पार करवाएंगे, इसकी मेरी गारंटी आपको। ठीक, और मैं रिवाइज के तौर पे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताऊँगा। ठीक, और उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस आने हैं, ये श्योर है। और हाँ, इस लेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बचे हैं, तो उस न्यूमेरिकल को मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगा। फिर उसके बाद अगले लेसन की बात करूंगा, फिजिक्स सेकंड की बात करूंगा, केमिस्ट्री की बात करूंगा, सबकी बात करूंगा, 1 बाय 1 लेके आएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, सब इसका आनंद लें, सब इसका लाभ उठाएं, और लाइक कीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।